नमस्कार। आपके कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। गत 8 नवंबर को जब से विमुद्रीकरण की घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तब से लगभग यही समाचार किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है। पहले काले धन पर जो प्रहार हुआ उसको लेकर के, फिर जो नकद मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की गई, उसके बाद हुआ कि नहीं कम नकदी लेस कैश की बात हुई, फिर डिजिटल की बात हुई, और उसके बाद फिर राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से घपलेबाजी की रिपोर्ट आ रही है, और फिर चुनाव आयोग ने कई सुझाव दिए जिसमें ये बातें भी आई कि राजनीतिक दलों के कारण भी जो है सो काफ़ी काले धन का प्रचार प्रसार हो रहा है। उसमें अभी 2 दिन पहले यानी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ये पाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी रुपये जो हैं उसका धन जो है करोल बाग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 143 करोड़ रुपया जमा हुआ है, और साथ ही जो बसपा के सुप्रीमो हैं मायावती, उनके भाई आनंद कुमार के खाते में भी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा किया गया है। इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। मायावती की एक बदले की भावना से प्रेरित ये केंद्र सरकार का कदम है जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, और उन्होंने ये भी कहा गया कि एक दलित की बेटी को परेशान करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दलित कार्ड खेलकर भ्रष्टाचार को छुपाना बहुत ही अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाए, और ये दरअसल दलितों का अपमान है कि दलित के नाम पर जो है सो भ्रष्टाचार किया जाए और दलित को विकास का मौका न मिले। जो भी कुछ कार्यक्रम है वो एक व्यक्ति जो है वो टकार जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम है, क्या वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है? जो मायावती के आरोप हैं वो कितने सही हैं? और इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर राहुल कुमार, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय में व्याख्याता हैं, और उन्होंने धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग पे शोध किया है। हमारे साथ श्याम जाजू हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ सुधेंद्र कुलकर्णी है जो बहुजन समाज पार्टी के सुधेंद्र भदौरिया, माफ करिएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के जाने माने नेता हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुधेंद्र जी, पहले माफी चाहूंगा, गलती से आपका जो नाम बदल दिया। फिर तो पूरा बीजेपी हो जाता। नहीं, माफी चाहूंगा। चलिए, सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं सुधेंद्र भदौरिया जी के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि और पार्टी के बारे में क्यों नहीं हिसाब आया, हमारी पार्टी के बारे में इतने दिनों का जो था वो सदस्यता अभियान का था और वो पैसे जमा किए गए, तमाम तरह की बातें की गई हैं। उन्होंने एक और बात कही कि ये तो एक शुभ लक्षण है, क्योंकि 2003 में भी उनको बहुत परेशान किया गया था ताज कॉरिडोर के नाम पे, और हमारी पार्टी की सरकार बनी। जब कह रहे हैं कि शुभ है और कुछ गलत नहीं हुआ, तो इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है? देखिए, 8 नवंबर को जैसे आपने पूरा विस्तार से अभी बतलाया, नोटबंदी का फैसला हुआ। इस फैसले के तत्काल बाद बहन मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और वो इस संदर्भ में थी कि ये जो काले धन पर प्रधानमंत्री जी हमला करना चाहते थे, उसकी जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं, क्योंकि वो दूसरे तीसरे दिन ही आने लग गया था। मैं आपकी उसकी पृष्ठभूमि बतला रहा हूँ। उस पर तो काफी बहस हो चुकी है। नहीं, बहस तो हो चुकी है, और जो आज ये हुआ है उसी संदर्भ में इसलिए हुआ है कि जो बहन मायावती जी इसकी एक सशक्त आवाज बन गई इसके विरोध की, और उस विरोध में जो 125 लोगों की जाने गई, किसानों को, बुनकरों को, अन्य गरीब तबकों को लाइनों में खड़ा कर दिया गया, और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से लेके अन्य जगहों पर जो चुनाव आ रहे हैं उस पे बहुत बहस हो चुकी है कि तैयारी थी नहीं थी, कदम जैसा भी था। अभी ये है कि जो पैसे आपके खाते में पाए गए, उसका तो जवाब कोई एक लाइन में तो हो नहीं सकता। इसके पीछे इसकी कोई एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को और उनके सलाहकारों को ये लगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी से है। उन्होंने अपनी सभा में, प्रधानमंत्री जी ने आगरा में, जो तत्काल बाद नोटबंदी के बाद जो पहली सभा हुई थी उनकी आगरा की, उसमें उन्होंने कहा था, और इन लोगों ने जगह जगह प्रचारित किया कि ये काला धन इन्हीं के पास है, काला धन इन्हीं के पास है। अरे हमारे पास 108 करोड़ 104 करोड़ का आया है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नोटबंदी का कोई अनाउंस्ड फैसला तो था नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता
जिलों में भी हैं, प्रदेशों में भी हैं, वो देते हैं, जमा भी होता है। तो अचानक ये फैसला आया, हमको पूरे देश को एक तारीख दे दी में कुछ गई, 30 जमा नहीं दिसंबर। हुआ, सितंबर में जमा नहीं हुआ, अक्टूबर में जमा नहीं जी हुआ। हाँ, हो सकता है, बहुत सारे लोगों का जमा हो रहा है। और मैं आपको बतला दूं, हाँ, वो भी कि काला धन है। नहीं, उसमें बहुत काला धन है। गडकरी जी जिस कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, वहां 500 करोड़ रुपया जमा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के रेड्डी बंधुओं को 600 करोड़ रुपया केवल एक शादी में खर्च कर सकते वो तो हैं। और अमित शाह का मैं 500 करोड़ बोल रहा हूं, और गडकरी जी अपनी शादी में यहां से 6 चार्टर्ड फ्लाइट ले जा सकते हैं। उसके बारे में सफाई दी है, लेकिन उससे बेहतर हो कि श्याम जाजू जी हम लोगों को देखिए, हम लोगों को बेमतलब ये एक इमेज बनाने के लिए कि ये क्या इस देश का जो दसियों लाख करोड़ रुपया केवल 100 करोड़ ही काला धन है। अच्छा, ठीक है। श्याम जी का जवाब सुन लीजिए। एक लाइन में समाप्त करूंगा। देखिए, असली में काला धन मोदी जी के मित्र बंधुओं का स्विस अकाउंट्स में है, असली काला धन पनामा पेपर्स में है। इन काले धन के नामों को आज तक मोदी जी संसद में पेश नहीं कर रहे हैं, उनको गुप्त रखा जा रहा है, और हम लोगों को यह दिखाया जा रहा है देश के अंदर कि जैसे काले धन के कुबेर पर हम ही जमे बैठे। श्याम जी इसका जवाब देना चाहेंगे। मायावती जी के अनर्गल बयानों के बाद आज मुझे यह भी तसल्ली हो गई कि उनके प्रवक्ता भी ऐसी बातें करते हैं। इनको यह नहीं मालूम है कि गडकरी जी के इसमें ऐसे 6 प्लेन कोई गए नहीं थे। केवल बेबुनियाद बातें करके और झूठे आरोप प्रत्यारोपों से देश की राजनीति नहीं चलती। मायावती जी दलित की बेटी है या दौलत की बेटी है, ये पूरा देश तय कर लेगा। देश का खजाना दलित के आंदोलन को बदनाम करने का काम, अपना भ्रष्टाचार, अपने कुकृत्य छुपाने के लिए इस प्रकार की राजनीति ये दलितों का अपमान है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की भी जरा सुनिए। आपके समय हम बोले नहीं, आप जरा सुनने का दस्तावेज रखिए। पूरा देश इसका आकलन कर रहा है कि भाई ये कौन सी पार्टी है दलितों के बाजार में नीलाम कर रही है, ऐसी पार्टी। अरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की भी रिपब्लिकन पार्टी थी, उन्होंने ऐसा बाजार किया। अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकृत्य छुपाने के लिए इस प्रकार का आरोप, अपने कुकृत्य छुपाने के लिए इस प्रकार की भाषा, ये आज तक कभी बर्दाश्त। आपको जवाब देने का मौका मिलेगा हो रहा है। ये पार्टी की कार्यपद्धति पूरा देश जानता है। अगर वो निर्दोष है तो वो साबित करे। इतने आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत क्या है? वो तो हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट को जवाब देंगे। आप कोई हमारे लिए खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम छिड़ी है उसके खिलाफ ये क्यों बोल रही थी, आज स्पष्ट हो गया पूरे देश की जनता को। इनका भाई एकमेव दलित है, दलितों का ठेका ले रखा है इन्होंने। इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे, इस प्रकार के दुर्दैवी काम करेंगे। देश के लिए अदानी अंबानी की नुमाइंदगी करने वाले मोदी जी वही अकेले एकमात्र नुमाइंदगी करते हैं। बदनाम करने का काम मोनोपोली हाउस के माध्यम से हो रहा है। तो ये इस प्रकार के बोलिए, उनके पार्टी को नहीं करना चाहिए। पूरे दलितों का ये इससे अपमान कर रही है मायावती। एक तो श्याम जाजू जी, वो सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि और पार्टियों के खाते का खुलासा क्यों नहीं किया गया। अगर मायावती जी के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो मायावती जी को मैं में क्यों पैसा जमा हो रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं अभी बताता हूं इंफॉर्मेशन। उद्योग चल रहा है देश में कि मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो एक बार किसी पर भी रेड होती है, किसी के अकाउंट की इंक्वायरी होती है, रेड नहीं हुई हमारी, हमने स्वयं जमा किया है जाके, हम पर साबित करना चाहिए। केवल गाली देकर, केवल आरोप रेड नहीं हुई है। गलत मत आप लोगों को गुमराह मत करिए गलत बात करके। हम पर कोई रेड नहीं हुई है, ना किसी की औकात है हम पर रेड करने की। इस तरह से दलित को ऐसे अपने टेकन फॉर ग्रांटेड करने की जरूरत नहीं है। वो भी समझ रहा है ये पैसा कहां से आया है, ये किसका है, और ये कुकृत्य सब बता देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। ठीक है सुधींद्र जी, अगर आप जवाब देना चाहते हैं, आपको और किस पार्टी के बारे में क्या रिपोर्ट है। और दूसरी बात, मैं प्रश्न पहले पूरा कर लेता हूं। आपने किसी भी जो है अंशदाता का डोनर की सूची जारी नहीं की। आपका कहना है कि सब 20,000 से कम है, तो आपकी इतने करोड़ 104 करोड़ जमा हो गए, उसमें एक आदमी भी 20,000 से ऊपर देने वाला नहीं है। आज तक कभी इतना पैसा इन्होंने जमा नहीं किया। आज तक कभी नहीं किया। नोटों का कन्वर्जन का काम कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, नोटों का कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, और आज आखिरी पैसा जमा करके देश को गुमराह करना। अच्छा ठीक, इनको ही बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए तो दोनों की बात। जाजू जी के लिए मंच है, ये बोले। नहीं बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि इनके अकाउंट में 20,000 से कम का 700 करोड़ रुपया तो ठीक है। हमारे हिंदुस्तान भर के हम भी हैं, ये बात सही है, हम नुमाइंदगी करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिम की, गरीबों की।
तो हमारे उसी अनुपात में अकाउंट में हमारे पास तो ये नुमाइंदगी करते हैं अदानी की, अंबानी की और तमाम जो मोनोपोली हाउसेस, तो इनके पास उसी अनुपात में 700 करोड़ रुपया 20,000 से कम और लगभग इतना ही, इससे थोड़ा कम कांग्रेस पार्टी के खाते में है। ये कभी कोई सूची नहीं देंगे, ये न कभी बताएंगे, क्योंकि ये कहते हैं, सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा है। देखिए मुझे समाप्त करने दिया है तो बहस ऐसे ही होगी। मैं आपको बता दूं बहस ऐसे ही होगा, आप बोलेंगे ना मैं बोलते रहेंगे लगातार। दादू जी आप सोच रहे हैं कि आप अपने गले की आवाज से दबा लेंगे दलित की आवाज, दलितों की राजनीति कर रहे हैं। आपकी सरकार की ताकत, एक एक करके बोलिए गांधी नहीं, श्याम जाजी सुधींद्र जी दोनों एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, आप हर को मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा था, इन लोगों का इतना जमा हुआ, इन लोगों ने कभी भी अपने लिए ये कहते हैं कि हम अगरतला में, हम बंगाल में, हम केरल में अगर नाम बता देंगे तो हमारा उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इनका तो उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। जो अंबानी अदानी के नुमाइंदे हैं, दलितों का तो बड़ा भारी माला के पहना के स्वागत किया जाएगा। देखिए दोहरा मापदंड है और सेलेक्टिव लीकेज है। अगर इनको करना था तो अपना भी बताते और हमसे तब पूछते, अपने गिरेबान में झांक के देखे पहले। मेरे एक प्रश्न, बार बार जो अंबानी का नाम लेते हैं, अंबानी कोई मोदी सरकार में तो अंबानी बना नहीं, नहीं ये तो पिछले 2.5 सालों में तो ऐसा तो नहीं है कि वो अरबपति खरबपति बन गया। एक बहुत बड़ा उद्योगपति तो बहुत पहले बन चुका था। आप 2.5 साल में ये कह सकते हैं कि हाँ उसको संरक्षण मिलता रहा पिछली सरकारों से, आप भी देते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप ऐसा तो नहीं है कि 2.5 साल में बन गया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, ये आए थे इस बात को कहते हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, पर 126 लाख करोड़ रुपया, 126 लाख करोड़ रुपया तो माफ कर दिया इन्होंने पूंजीपतियों का, किसानों का माफ नहीं कर सकते। किन लोगों का है? एनपीएस किन के है? मैं कह रहा हूं एनपीएस में 7 लाख करोड़ रुपया है और 7 लाख करोड़ रुपया में 10% ये पैसा वापस ले ले। कुर्की होगी किसानों की, कुर्की होगी बुनकरों की, कुर्की होगी छोटे लोगों की, मध्यम वर्ग के लोगों की। इन लोगों का 10% पैसा ले ले। मेरी चुनौती है मोदी जी की सरकार को। जवाब दे लीजिए। ऑपरेशन किया और पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में पुराने नोट लेकर नए का कन्वर्जन का काम, कमीशन खोरी का काम चल रहा है। उसमें इस पार्टी का ऑफिस उसको निकाल दिया। आप निकालिए पंकजा मुंडे को, आप पंकजा मुंडे को निकालिए पार्टी से। हम 10 करोड़ रुपए के लिए पकड़ी गई हमने तो पार्टी से निकाला। आप पंकजा मुंडे को निकालिए पार्टी से, पंकजा मुंडे को पार्टी से निकालिए तो समझेंगे। जैसा ये कर रहे तो वैसा मैं कर रहा हूं। नहीं वैसे मत करिए, जवाब देने दीजिए। नोटबंदी के मामले में पॉलिटिकल दफ्तर कोई पकड़ा गया होगा तो ये मायावती का दफ्तर। अरे आपके दफ्तर में सब पूरी दुनिया का सब स्विस अकाउंट का और पनामा का सारा पैसा आप ही लोगों का है, जो वहां पर आप काला सफेद करते रहते हैं। नहीं देखिए, अब इस तरह से आरोप लगाने से बहस, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों पार्टी वो भी लगा सकती है, आप भी लगा सकते हैं। इस बहस से फिर कोई बात निकलेगी नहीं। ठोस जहां पे आपके पास प्रमाण हो और वैसी बहस करें जिससे अभी तक हम पर खाली आरोप लगाए हैं। क्या ये 30 तारीख में हम लोग शामिल नहीं है? क्या हमारी पार्टी शामिल नहीं है? और अगर हम गलत होंगे तो हमको गिरफ्तार करें ना, अगर हमने गलती की। कुछ है नहीं इनके पास, केवल अखबारों में मीडिया के माध्यम से हमारी तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश है। जनता उत्तर प्रदेश आपने मीडिया पे भी आपने आरोप लगाया है, गरीब इनको जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। ठीक है, आपने मीडिया पे भी आरोप लगाया कि मीडिया के बारे में मैं भी सफाई देना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के द्वारा जो मैनेज्ड मीडिया है उसने बहुत जो है सो गलत प्रचार किया। मीडिया पे भी आरोप लगाएगा, लेकिन खैर अभी हम उस पर नहीं आएंगे। एक छोटा सा अंतराल यहां पर लेंगे और उसके बाद हमारे साथ राहुल कुमार हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे धन शोधन के बारे में कि उसमें ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, क्या इतिहास रहा है और अभी क्या खेल हो रहा है। इस बारे में एक तकनीकी दृष्टिकोण से विचार करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है, तभी इतने चमक रहे हो है? दीवार पे लगाने वाला नहीं है टीवी। अरे टीवी देखने जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे ना शुक्ला जी? छोटे रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। तो वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है, तभी इतने चमक रहे हो है। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी। अरे टीवी देखने जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे ना शुक्ला जी? ए छोटे रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। तो वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। अंतराल के बाद फिर से आपका अभिवादन। हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और जो मायावती के आरोप हैं उस बारे में। हाँ राहुल, आप बताएं कि ये पिछले दिनों तो काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन ये बहुत पुरानी समस्या है और राजनीतिक दलों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे। तो चुनाव आयोग ने भी 255 ऐसे दलों को जो है उस पंजीकरण का रद्द कर दिया कि ये सिर्फ जो है लगता है धन शोधन के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उनको जो आयकर से छूट है और वो कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो राजनीतिक दलों के पास जो पैसा आता है और अधिकतर पैसे जो उनके पास नकद में आ रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वहाँ भी कहीं धन शोधन का काम हो रहा है। बाकी जो गलत काम हो रहे हैं, जो तस्करी है या अन्य तरह की चीज़ें हैं या खनन है, फला है, जो अलग व्यापार हैं, उद्योगपतियों का धंधा, वो तो हो ही रहा है। लेकिन अभी हम बात करें धन शोधन और राजनीति का क्या संबंध आप देखते हैं? बहुत गहरा और अंतरंग संबंध है दोनों के बीच में, धन शोधन और राजनीतिक दलों के बीच में। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे देश में 6 नेशनल राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 7 राष्ट्रीय भी हो गई है। हाँ। क्षमा प्रार्थी हूँ, 6 राष्ट्रीय पार्टियां और 46 जो रिकॉग्नाइज्ड राज्य स्तर की पार्टी। 48 है शायद। 48 जी, 48 है थोड़ा सा। और अभी तक जो एक मेरे पास डाटा था वो उसमें 1112 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं देश भर में। ये नंबर और भी बढ़ सकता है, ये दिन प्रतिदिन ये नंबर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो धन शोधन है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अंतिम उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से इसको अपने मनचाहे उपयोग में लाना। धन शोधन का अंतिम उद्देश्य होता है। और ये जो धन शोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ये उन पैसों पर अपनाई जाती है जिसे आप काला धन कहते हैं, कुछ लोग इसे गंदा धन कहते हैं। बट एक डिफरेंस है, एक अंतर है दोनों के बीच में, ब्लैक मनी एंड डर्टी मनी में, जिसे आप ब्लैक मनी एंड डर्टी मनी कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो कि टैक्स इवेजन से बनाया जाता है। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। कर नहीं दिया गया जी। और जो गंदा धन है जो कहते हैं कि अपराध के द्वारा उसको पैदा किया गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2002 में आया। इसका बिल भारत में 1995 से लगभग लटका पड़ा था और किसी तरीके से 2002 में ये बिल पारित हो पाया और जुलाई 2005 में ये एनफोर्स हुआ है, ये अपने अस्तित्व में आया। मतलब जो कानून जो है वो लागू हो गया, कानून लागू हो गया। और उसके बाद से अभी तक 3 अमेंडमेंट, इसमें महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए हैं इस बिल में। और इसके बावजूद मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के दृष्टिकोण से देखें तो इस एक्ट में अभी भी काफी खामियां हैं। इस एक्ट में जो अमेंडमेंट है, जो अंतिम डिफिनीशन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इसके तहत 5 चीजें हैं: अटेम्प्ट, कंसीलमेंट, पोजेशन
एक्विजिशन एंड यूज ऑफ टेंटेड प्रॉपर्टी, और ये उन पैसों पर लागू होता है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल में इन्होंने एक लिस्ट दी है, पैराग्राफ 22, 28 से 32 पैराग्राफ हैं इस एक्ट में, और उन अपराधों के अगर के प्रोसीड्स जो कि काला धन जो आप बताते हैं, अगर उन अपराधों का आउटकम है ये पैसा, तब तो इस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एप्लीकेबल होगा। सकते हैं कि वो जो गलत काम कर रहे हैं वो पैसे आ रहे हैं, हो सकता है कि वो काला धन आ रहा हो लेकिन गंदा धन जो डर्टी मनी मैं अभी आ रहा हूँ, अभी उसी बिंदु पर आ रहा हूं मैं। और इसके बाद जो टैक्स इवेजन से बचाए गए पैसे हैं, काला धन जिसे आप कहते हैं, वो हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन की जरूरत है। टैक्स इवेजन अमेरिका में एक अपराध है, भारत में ये अपराध नहीं है। और इसी के कारण जब आप स्विस बैंक या बाकी ज्यूरिक में, लिंचेस्टाइन और बाकी तमाम जगहों की आप बात करते हैं, तो वहां से हमारे पास आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी वो सीलबंद लिफाफे में वो एसआईटी को देना पड़ता है, नाम जाहिर नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे एक तकनीकी वजह है। तकनीकी वजह यह है कि हमारी जो संधियां हैं, दूसरे देशों से जो हमारी संधियां हैं, उन संधियों में सिविल ऑफेंसेज में या सिविल मैटर्स में जो भी सूचनाएं ली जाती है वो गोपनीय रखनी होगी। स्विस बैंक के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ जो हमारी संधि थी, उसमें परिवर्तन आ रहा है। अब ये है कि अब सूचना का आदान प्रदान भी होगा, और उसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी तो खैर एनपीए के भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, तो वो उसमें सुधार हो रहा है। इनकम टैक्स में सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि इनकम टैक्स एक्ट में एक बदलाव करके टैक्स इवेजन को यहाँ अपराध बनाया जाए, सबसे जरूरी चीज जो है। और दूसरी चीज जो है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका ये ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, हम जब भी चुनाव सुधार की बात करते हैं तो ये हर जगह ये आता है कि केवल सफेद धन से कुछ नहीं होता। 70 लाख रुपए आज की तारीख में कुछ भी नहीं है कि एक लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप 2009 का ही देखें, 2014 के तो सारे आंकड़े नहीं, 2009 में भी केवल 4 उम्मीदवारों ने कहा था, 7,000 लगभग उम्मीदवार थे, 4 ने कहा था कि हमने सीमा से ज्यादा खर्च किया, और 34 ने कहा कि हमने जो है 90 से 95% के बीच खर्च किया, और बाकी सब ने कहा कि 40 से 50% के बीच हमारा खर्च हुआ, और फिर भी कह रहे हैं कि ये सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ये भी अपने आप में आश्चर्य है सर। अगर खैर, लेकिन अब हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बहुत, चूंकि बहस का दायरा हम उतना बढ़ाना नहीं चाहते और समय हमारे पास बहुत कम है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों के जरिए भी धन शोधन का काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, चलिए श्याम जाजू जी ये बताएं कि चूंकि आपकी सरकार करे कि एकदम जो है नो होल्ड्स बार्ड जिसको कहते हैं, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक मिनट लूंगा मैं, नहीं अब समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है सो बात है कि वो हर दल को बिल्कुल ही साफ, ये बात कि चुनाव आयोग के पास आपके आंकड़े नहीं, आप जनता में विश्वास पैदा करने के लिए हर दल की ओर से ये तो कानून बना के कर दिए कि सबके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएं। सबके आंकड़े ऑलरेडी सार्वजनिक होते हैं, इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन को हिसाब जाता है। सवाल ऐसा है कि इस प्रकार का नोटबंदी का निर्णय लेने के बाद ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इतने दिन इसको विरोध क्यों किया? उनके इसके पीछे इंटेंशन क्या था? उनके अकाउंट क्यों पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में? आज वो क्यों उनकी बौखलाहट हो रही है? और वो अपने कुकृत्य छुपाने के लिए दलित अस्मिता का उपयोग कर रहे हैं। दलित ये भ्रष्टाचार का ये पर्याय है, पर दलित विकास ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार का दलित आंदोलन को बदनाम करने का काम जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, अगर इतनी वो निर्दोष है तो वो साबित करे, वो ईडी के सामने जाए, इनकम टैक्स के सामने जाए। वो हिम्मत नहीं है और केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोप प्रत्यारोपों से विकास की राजनीति नहीं होती है। देश के जनता को और दलितों को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दलित अस्मिता का उपयोग अपने कुकृत्य छुपाने के लिए एक पार्टी इस प्रकार से कर रही है। मुझे लगता है कि यह निषेधार्ह बात है और अपना कुकृत्य छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पर, अर्थमंत्री पर, कमजोर वर्ग और दलित और अकलियत, ये सारी बातें जो होते हैं वो करते ही हैं, करते हैं। तमाम बातें कही जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जीते, उसके पहले एक देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उसके नतीजे के तौर पर एक लोकपाल की नियुक्ति हुई। आज तक नियुक्ति से मतलब उसका कानून बना, कानून बना नियुक्त करने के लिए लोकपाल को। आज में 3 साल से उस पर धूल जम रही है फाइल पर। आज तक मोदी जी ने लोकपाल इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि उनका नाम सहारा पेपर्स में आया हुआ है, उनका नाम बिरला की सूची में आया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, मुझ पर आरोप लगाए हैं, मैं उस बात को कहूंगा, पूरी बात कहूंगा, और इनको ये बीच में टोक रहे हैं। मैं पूरी बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं दलितों के ये रक्षक है। गुजरात में पीठ नंगी करके कोढ़े बरसाए गए, रोहित वेमुला की हत्या कर दी गई, और ये हम पर कह रहे हैं
दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में, जहां इनकी सरकार है, दलित के बलात्कार करके बोटी काट काट के खेत में जमा किए। और इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर छोड़ दीजिए, हरियाणा में इनके मंत्री कहते हैं दलित उसी तरह से जैसे कुत्ते को पत्थर फेंक दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के दलित हो चाहे उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी राजनीति के लिए माफ नहीं करेंगे। एक बात का जवाब आप कहते हैं कि आपके पास पैसे इसलिए 20,000 से कम थे क्योंकि आपके सारे जो सदस्य हैं और समर्थक हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं। लेकिन ये तो कई लोग आपकी पार्टी के लोग कह चुके हैं पार्टी छोड़ने के बाद, उन्होंने कहा कि मजबूर हम हो गए कि यहाँ करोड़ों रुपए में आपके पार्टी का टिकट करोड़ों रुपए लेकर के बेचे जाते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद नहीं, वो आरोप लगाते हैं इसलिए क्योंकि उनका टिकट कट जाता है। नहीं, पार्टी में अगर ईमानदारी होती उनमें और उनके मन में वास्तव में नाराजगी, बेचा नहीं जाता है। कोई करोड़ रुपए लेकर टिकट आपका खंडन करते हैं कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, अगर कोई है तो उस समय आरोप भाई इनके आरके सिंह जो एमपी हैं आपके, तो बिहार के हैं, उन्होंने तो कहा बिहार में तो टिकट बेचे गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस समय एमपी है, बहुत संक्षेप में श्याम को जवाब दे, जब समय समाप्त हो। बहुत संक्षेप जानता है कार्य पद्धति क्या है, कार्य पद्धति सब लोग जानते हैं, सब छपा के गुप्त रूप से रखी जाती है और ये सब जो है वहीं से नागपुर से संचालित होता है। हम लोग सब जानते हैं, पूरा देश आजादी के बाद से लगातार जिस तरह से इन लोगों ने हम लोगों को दबाने की कोशिश की, हम लोग दबने वाले नहीं है और हम लोग एक न एक दिन इसका करारा जवाब देंगे। चलिए चर्चा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। एक विनम्र प्रार्थना इस मंच से बस कि 1 रुपए का भी चंदा आता है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, सारी दूर समाप्त वो मांग हो रही है। चलिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। ये काला धन और गंदा धन और धन शोधन, ये सारी बातें जो हैं आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या हैं और राजनीतिक दलों का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो भी चुनाव आयोग ने हाल के दिनों में और पहले भी इसको काफी उसने साफ किया, लेकिन कुछ कदम उठाए गए चुनाव आयोग के द्वारा और सरकार ने भी जो घोषणा की है कि इस तरह जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार ने समर्थन किया है, कुछ राजनीतिक दलों ने भी उसका समर्थन किया है। और अगर इस तरह से प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं कि तरीके से अगर काम हो तो शायद कुछ हद तक इस पर जरूर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।